मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ मिडेवल इंडिया का मध्यकालीन भारत का इतिहास, कौन सा पेपर होगा? मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो पेपर होगा 1200 से लेकर 1761 ईस्वी तक का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न जो आपको होने वाले हैं, सारे के सारे आपको करवाने वाला। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ये पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कहां पर देखने को मिलेगी? फ्री में टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम से पीडीएफ जाकर आप पढ़ सकते हो भाई फ्री में। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। साथ के साथ ही ज्यादा सब्सक्राइबर के अपन पास पहुंच चुके हैं बहुत ज्यादा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दो। पहला प्रश्न आपके सामने, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, मतलब जो दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ। अलग अलग प्रकार के जो प्राचीन जो आपके सामने जो साहित्यकार हुआ करते थे, उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया, उन प्राचीन ग्रंथों से हमें पता चलता है दिल्ली सल्तनत के बारे में। अलग अलग प्रकार के अभिलेखों से पता चलता है, जो प्राचीन आपके सामने राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके द्वारा कोई अभिलेखों का निर्माण कराया गया, उससे पता चलता है। और वहां पे कोई सिक्के या यात्री जो पुराने राजा हैं, उन्होंने अपने समय के सिक्के चलाए, उससे पता चलता है। और अलग अलग प्रकार के विदेशी यात्री भी यहाँ से आगे गुजर कर गए, उनके विवरणों से भी पता चलता है। तो यही है ऐतिहासिक ग्रंथ, अभिलेख, सिक्के हुए यात्रियों के वर्णन से हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पता चलता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सल्तनत काल का एक प्रमुख इतिहासकार कौन है? तो जो सल्तनत काल है, दिल्ली का सल्तनत काल रहा, उसका प्रमुख इतिहासकार कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। कौन था भाई? जियाउद्दीन बर्नी है। वो आपके सामने सल्तनत काल का एक प्रमुख इतिहासकार के रूप में उसको जाना जाता है। किसको? जियाउद्दीन बर्नी को। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, व्हाट आर द तुर्किश इन्वेजन? तुर्क की आक्रमण क्या, कौन थे? तुर्क के आक्रमणकारी कौन थे? भारत में शासन स्थापित करने हेतु तुर्कों के जो आक्रमण किया गया, मतलब तुर्की आक्रमणकारी वो थे जो तुर्क से आए थे, है ना। और भारत की जो आपके सामने मुस्लिम आक्रमणकारियों में से प्रथम उन्होंने प्रयास किया था, ताकि वो, और उनका कोई उद्देश्य यहाँ पर राज करना नहीं था, उनका उद्देश्य यहाँ से पैसे लूटने वगैरह हुआ करता था। तुर्की आक्रमणकारियों का विरोध किसने किया था? तो भाई आपके सामने तुर्की आक्रमणकारी है, उनकी सबसे पहले भाई किन से टक्कर होती थी? क्योंकि तुर्क आते थे, वो तुर्की से आते थे, और उनकी जो पाकिस्तान से होते हुए, ईरान इराक वाली जगह से होते सीधे राजस्थान वाले रास्ते से होकर आते थे। और यहाँ पर कौन थे? राजपूत यहाँ पर आपके सामने शासन किया करते थे। तो उनका विरोध किसने किया था? राजपूत शासकों ने। किनके द्वारा किया गया था? राजपूत शासकों ने उनका विरोध किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। इनका आपके सामने विरोध किसके द्वारा किया गया था? राजपूत शासकों के द्वारा। अलग बहुत सारे जो राजपूत शासक हैं, उनके द्वारा उनका विरोध किया गया था। अगले वाला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक किसको माना जाता है? वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। समझ में आ गया आपको? कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी स्थापना की थी। What helped the consolidation of the सल्तनत काल? सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में क्या सहायक है? तो अगर आप कोई भी सल्तनत काल होती है, उसको अगर आप मजबूती से स्थापित करना चाहते हो तो कैसे करोगे? आपके पास एक मजबूत सेना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मजबूत सेना और प्रशासनिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपके पास एक मजबूत सेना होनी चाहिए और आपके पास एक मजबूत प्रशासन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास एक मजबूत सेना होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए, Who was the बलबन? बलबन कौन था? ए पावरफुल सुल्तान हु स्ट्रेंथन द किंगशिप। शक्तिशाली सुल्तान जिसने राजपूत सत्ता को क्या किया? आपके सामने मजबूती प्रदान की। भाई राजपूत नहीं, राज सत्ता को। बलबन है दिल्ली सल्तनत का आपके सामने एक प्रमुख राजा हुआ करता था, जिसके बाद में भाई आपके सामने जो रजिया सुल्तान के बाद में बहुत लंबा ऐसा कार्यकाल रहा, जिसपे कभी कोई राजा आया, कभी कोई राजा आया, लेकिन वो अच्छे से दिल्ली सल्तनत को स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद में दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का एक शासक आता है बलबन, जिसने जो दिल्ली सल्तनत है उसको मजबूती प्रदान की। कैसे? उसके द्वारा अलग अलग प्रकार के जिले इलाई की उसने उपाधि धारण की। उसने आपके सामने जो सजदा व पायबेज जैसी आपके सामने उसने नीतियां लागू की, जिससे, और जो चालीसा है ना, चहलगानी, चालीसा है चहलगानी, जिसके अंदर जो गुलाम 40 गुलाम या 40 रईस लोग हुआ करते थे, जो कोई अपना जो दिल्ली सल्तनत का नया राजा बनाया करते थे, उनको भी उसने नष्ट करा दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता था
अगर आपके सामने अगर कोई भी ताकत अगर मेरे विरोध में होगी तो आज नहीं तो कल मेरे को नुकसान पहुंचाएगी या मेरे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाएगी, तो उसने उसको खत्म कर दिया। उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई। रक्त मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो क्या करेगा, आपके सामने मेरे खिलाफ विद्रोह करेगा तो मैं उसको क्या कर दूंगा, उसकी हत्या करवा दूंगा या उसको हरा दूंगा। तो इसने बंगाल हो गया, राजपूत हो गए, सिंध प्रांत हो गया, इस पे इसने इस प्रकार की रणनीति को लागू किया। दूसरी बात, मंगोल जैसे शासक जो उससे बहुत ज्यादा मजबूत थे, उसके लिए उसने क्या किया, उत्तरी पश्चिमी जो सेना है उस पे अपनी सेनाबंदी को मजबूत किया और कूटनीति का प्रयोग करते हुए उसने क्या किया, आपके सामने अच्छे से अपनी सेनाबंदी के सहायता से मजबूती से आप उसने क्या कर लिया, अपना आक्रमण मंगोलों का रोक लिया। समझ में आ गया। तो यह जरूरी पहलू है, इसीलिए वो उसकी जो मजबूत सैन्य प्रणाली को लोह की नीति और जो उसने विद्रोह को रोकने के लिए दूसरे राजाओं को आपके सामने रोका उसको रक्त की नीति बोला जाता है। तो इसे ये जो नीति है उसको रक्त और लोह की नीति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रक्त और लोह की नीति के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है, व्हाट इज द खिलजी इंपेरियलिज्म। खिलजी साम्राज्यवाद क्या था? पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन अंडर द खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की जो विस्तारवादी नीति हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी? अलाउद्दीन खिलजी की जो विस्तारवादी नीति हुआ करती थी उसको खिलजी साम्राज्यवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? खिलजी साम्राज्यवाद के नाम से जाना जाता है। जो अलाउद्दीन खिलजी की जो विस्तारवाद की नीति हुआ करती थी उसको आपके सामने, भाई अलाउद्दीन खिलजी ने क्या सोचा था कि मैं जो दिल्ली सल्तनत है उसको एक नए आयामों पर लेकर जाऊंगा, और काफी भाई उसकी बहुत मजबूत सेना थी। उसने राजपूतों को गुजरात पे और दक्षिण भारत के भी कुछ क्षेत्र में उसने आक्रमण किया था, है ना, बहुत से क्षेत्रों को उसने जीता था। तो उसके सामने जो चुनौती आई उसने उसको निस्तेनाबूद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का एक सुधार क्या है? बाजार नियंत्रण प्रणाली। जो आपके सामने अलाउद्दीन खिलजी है उसने वो पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया था, जो बाजार को नियंत्रण करने का प्रयास किया था। क्या किया था? बाजार को कंट्रोल करने का उसका पहला प्रयास था। क्यों? क्योंकि उसको अपना जो विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए उसको क्या चाहिए था? उसको सबसे पहले चाहिए था मजबूत सेना। अब मजबूत सेना को रखने के लिए आपको क्या रखनी पड़ेगी? परमानेंट स्थायी सेना रखनी पड़ेगी। स्थायी सेना रखने के लिए उसको वेतन देना पड़ेगा, और वेतन देने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन वो था नहीं। तो इसने क्या किया? इसने बाजार को कंट्रोल कर लिया कि कोई भी व्यक्ति व्यापारी है ना, वो अलाउद्दीन खिलजी की जो ने क्या किया, बाजार में हर चीज के पैसे फिक्स कर दिए। क्या कर दिए? हर चीज के पैसे फिक्स कर दिए, और वहां पर अलग अलग प्रकार के अपने मंत्रियों को एक पद बना दिया जो क्या करते थे, वहां पे आपके सामने सभी चीजों को नियंत्रित करते थे। तो यही है बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी की। बाजार सुधार किसके द्वारा लागू किए गए? तो बाजार में जो सुधार हुआ करते थे वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किए गए। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी में जो अलग अलग प्रकार के जो बाजार होते थे उनमें सुधार करने लागू किए गए। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बाजार सुधार प्रणाली है वो लागू की गई। चलिए अगले वाला प्रश्न है, हु वाज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? नवीन प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध सुल्तान। ए सुल्तान हु नोन फॉर इट्स इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट। भाई मोहम्मद बिन तुगलक है ना, उसने इतने प्रयोग करे थे, उसने अपनी एक खुद की एक अलग से सिक्के निकाले थे ब्रॉन्ज के, है ना। साथ के साथ उसने अपनी दौलताबाद अपनी जो राजधानी को ट्रांसफर कर दिया था, उसने दोआब क्षेत्र में टैक्स बढ़ा दिया था, और सब की सब चीजें उसके विफल रहे थे। किए उसने बढ़िया थे। दिल्ली सल्तनत पे आपके सामने दिल्ली के ऊपर बार बार आक्रमण होते थे, तो उसने सोचा कि दक्षिण की तरफ अपने विजय अभियानों को बढ़ाएंगे तो दौलताबाद अपनी वो बना लेते हैं, लेकिन वहां पर बार आपके सामने क्या हो गई, विषम परिस्थितियां आ गई। इसके वजह से उसको फिर से लौटना पड़ा। दोआब क्षेत्र, दोआब मतलब जो गंगा वाला क्षेत्र है ना, इसके ऊपर इसने टैक्स बढ़ाया ताकि भाई अच्छी उपज होती है, टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन उसी साल बाढ़ या अकाल आ गई। तो इससे क्या हुआ, उसका वो प्रणाली भी विफल हो गई। उसने अपनी टोकन प्रणाली चलाई, उससे क्या हो गया, लोग नकली अपने सिक्के बनाने लगे, तो वो भी विफल हो गई। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को किसके लिए जाना जाता है? अलग अलग प्रकार के प्रयोगों करने के लिए, और सब असफल रहे इसने। मोहम्मद बिन तुगलक का एक असफल प्रयोग क्या था, मैंने काफी बता दिया आपको। पर टोकन करेंसी हो गई, प्रतीक मुद्रा हो गई, अपनी दिल्ली सल्तनत को बदलना हो गया, बहुत सी चीजें। तुगलक के नवाचार क्या थे? प्रशासनिक व आर्थिक प्रयोग। तुगलक थे, उन्होंने अपने प्रशासनिक रूप से और आर्थिक रूप से प्रयोग किए। इसने प्रशासनिक रूप से यह भी प्रयोग किया कि इसने क्या क्या, पढ़ा लिखा बहुत था, तो इसने क्या है, अपने कोई मोची हो गया, है ना, इसका यहाँ पर कोई माली हो गया, जो
इसके दरबार में काम करते थे ना, उन लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया, है ना। अब आपको भी पता है भाई, जो व्यक्ति जिस पद के लायक होता है उसी को उसी पद पर होना चाहिए। अगर किसी आप कम योग्यता वाले व्यक्ति को अगर बड़े पदों पर बैठा दोगे तो इसी प्रकार की घटनाएं होती है, और इसी को इसने भुगता भी फिर आगे जाके। तुगलक की नीतियों की आलोचना कैसे हुई? कुप्रबंधन और जनता की कठिनाई के कारण। उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, समझ में आ गया। साथ के साथ जनता है उसको अनेकों अनेक प्रकार की क्या है जो परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। दिल्ली सल्तनत का राज्य स्वरूप कैसा था? केंद्रीयकृत राजतंत्र। कैसा देखने को मिलता है? केंद्रीकृत राजतंत्र देखने को मिलता है। कैसा? केंद्रीकृत राजतंत्र देखने को मिलता है। चलिए अगले वाले यूनिट की तरफ बड़े। प्रोविंसेस, किंगडम एंड अर्ली मुगल्स के बारे में पहला प्रश्न है, व्हाट वर द प्रोविंशियल किंगडम्स? प्रांतीय राज्य कौन से थे? इंडिपेंडेंट रीजन्स आफ्टर द सल्तनत डिक्लाइन। प्रांतीय राजा वो हुआ करते थे जो दिल्ली सल्तनत के आपके सामने, जो दिल्ली सल्तनत है उसके टूटने के बाद में छोटे छोटे राजाओं ने क्या कर लिए, अपने यहाँ पर खुद की सत्ता स्थापित कर ली। जैसे राजपूतों ने कर ली, है ना, बंगाल हो गए, अवध हो गए, इन प्रकार के क्षेत्रों में राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसको प्रांतीय राजा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण के एक राज्य का नाम बताइए, बहमानी राज्य। कौन सी? बहमनी राज्य के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी राज्य का एक राज्य क्या है? बहमनी राज्य, इसका उदाहरण है। बहमनी राज्य का क्या योगदान रहा? भारतीय इस्लामिक संस्कृति को बढ़ावा देना। कौन सी संस्कृति को? भारत की और आपके सामने भारतीय जो वैदिक संस्कृति और इस्लामी संस्कृति दोनों को बढ़ावा देने का काम किया गया। विजयनगर अंपायर किसके लिए प्रसिद्ध था? विजयनगर अंपायर जिस समय बहमानी अंपायर, गोलकोंडा और इधर आपके सामने हैदराबाद वाले क्षेत्र में इस्लामी संस्कृति देखने को मिलती थी, उस समय विजयनगर अंपायर में एक वैदिक या हिंदू संस्कृति आई और वहां पे कृष्णदेवराय जैसे बड़े बड़े क्या हुए? राजा भी हुए। विजयनगर साम्राज्य के आपके सामने संस्थापक किसको बोला जाता है? हरिहर और बुक्का को बोला जाता है। किनके द्वारा किया गया था? हरिहर और बुक्का के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। मुगल काल के प्रमुख स्रोत क्या है? बाबरनामा, अकबरनामा और अभिलेख। आपके सामने मुगल काल के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो कोई भी वक्त के बारे में उसके साहित्य से पता चलता है। तो उस समय बाबरनामा लिखी गई, अकबरनामा और अलग अलग प्रकार के जो अभिलेख लिखे गए, उससे हमें उस समय के साहित्य के बारे में पता चलता है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक किसको बोला जाता है भाई? बाबर को मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। किसको? बाबर को मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में अपन जानते हैं भाई। उसी ने आपके सामने जो पानीपत के युद्ध में हराया था। बाबर और आपके सामने जो इब्राहिम लोदी उनके बीच में 1526 में देखने को मिला था। शेरशाह सूरी कौन था? ए अफगान शासक और कुशल प्रशासक। जो शेरशाह सूरी है भैया आपके सामने, इसने क्या किया? जो इसका पुत्र था, बाबर का पुत्र हुमायूं था, उसी को आपके सामने चौसा के युद्ध में हराया था भाई। चौसा और कन्नौज के युद्ध में हराया था। बाद में ये जो हुमायूं है ये यहाँ से भागकर अपने अफगान वगैरह में वहां पर जाके शरण ले लेता है, तुर्की अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, और उस समय वहां पर किसका राज हो जाता है? शेरशाह सूरी का। अब शेरशाह सूरी बहुत ही शानदार कुशल प्रशासक था। उसके द्वारा अलग अलग प्रकार की भाई चीजें की गई, जैसे ग्रांड ट्रंक रोड है ना, उसका निर्माण कराया गया। उसके द्वारा किलेबंदी उसने अच्छे से की। उसकी सैन्य प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी अच्छी चीजें थी। उसने राजस्व प्रणाली भी अच्छे से बनाई। तो एक अच्छा शासक था। एक बार वो आपके सामने बीजापुर का साहित्य किला है, जितना मुझे याद है, उसको वो जीतने के लिए गया था। अगर कोई फैक्ट में गलती हो तो मेरे को करेक्ट कर देना भैया पर, है ना। तो वहां पर क्या होता है, वो आपके सामने बिहार के क्षेत्र में था वो कोई किला, उसको जीतने के लिए जा रहा था। तो उसने क्या किया? उसको गेट तोड़ने के लिए उसने कोई पत्थर मारा और वो पत्थर वापस लौटकर उसी के पास आ जाता है। इसके वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन शेरशाह सूरी ने कुछ समय काल में ही अपने सबसे कुशल प्रशासक के रूप में वो जाना जाता है। जेटी रोड का नाम सुना होगा ना, वो उसी की देन है उस समय की। शेरशाह को एक सुधार क्या था? उसने अपनी एक बहुत ही शानदार भू राजस्व व्यवस्था, जो टैक्स प्रणाली को एकत्रित करने की जो व्यवस्था है उसके द्वारा लागू की गई थी। कौन सी व्यवस्था? भू राजस्व व्यवस्था उसी के द्वारा लागू की गई थी। कौन सी? भू राजस्व व्यवस्था। अकबर किस लिए प्रसिद्ध था? अकबर को किस चीज के लिए जाना जाता भाई? विस्तार और प्रशासनिक संगठन के लिए। उसका जो विस्तारवादी नीति थी, कौन सी नीति? जो विस्तारवादी नीति के लिए उसको विस्तारवादी, और उसकी जो प्रशासनिक शक्तियां, प्रशासनिक संगठनीय शक्तियां, उसके लिए उसको जाना जाता है। चलिए अकबर की एक धार्मिक नीति बताओ। धार्मिक सहिष्णुता, सभी लोगों को, चाहे हिंदू हो गया चाहे मुस्लिम हो गया, सभी लोगों को वो आपके सामने एक साथ लेकर चलता था।
समझ में आ गया। उसने भाई हिंदुओं के साथ भी अपने क्या किए, वैवाहिक रिश्ते स्थापित किए, साथ के साथ उसने जजिया कर उसको भी हटा दिया था। तो उसकी धार्मिक सहिष्णुता, सभी लोगों को बराबरी का हक दिलाया उसने, और उसने अपना खुद का धर्म भी बनाया जिसमें सभी धर्मों की क्या है जो प्रमुख चीजें हुआ करती थी, अच्छी अच्छी चीजें उसका उसमें समावेश देखने को मिलता है। मनसबदारी प्रणाली क्या थी? प्रशासनिक सैन्य पद, मतलब मनसबदारी एक प्रणाली हुआ करती थी जिसमें आपके सामने भाई 7,000 10,000 मनसबदारी इतने घोड़े रखा जाते थे। मैक्सिमम 10,000 की थी, बाकी आपके सामने 7,000 की भी दूसरी सबसे बड़े पद हुआ करते थे। 10,000 की मनसबदारी 2 लोगों के पास थी, है ना। तो इसमें क्या है, आपके सामने जो सैन्य शक्ति कितनी है आपके पास, उसके आधार पे मनसबदारी पद्धति हुआ करती थी। भाई जैसे आपके पास 10,000 लोगों की सेना होगी तो आप 10,000 सोचो भाई, बहुत बड़ी संख्या होती है, और आपको क्या है 10,000 मनसबदारी हो तो उसी हिसाब से आपको तनख्वाह मिलती थी, उसी हिसाब से आपकी शक्तियां हुआ करती थी, उसी हिसाब से आपको कोई युद्ध वगैरह में भेजा जाता था। तो एक प्रशासनिक सैन्य पद प्रणाली थी, इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन में प्रश्न आता है। अकबर के समय मुगल विस्तार लगभग आपके सामने उत्तर भारत में, लगभग आपके सामने जो अकबर है उसने लगभग उत्तर भारत को जीत लिया था, दक्षिण का भी बहुत सा क्षेत्र उसने जीत रखा था। अकबर सफल क्यों थे? कुशल नेतृत्व व समावेशी नीति। देखो अकबर ने 2 चीजें की, और जितने भी मुस्लिम इस्लामी जो आपके सामने जो मुगल शासक आए और अन्य शासक आए, उन्होंने क्या किया, अन्य धर्म के लोगों को, क्योंकि भारत में इस्लाम धर्म छोटा है, उतनी अल्पसंख्यक में, बहुसंख्यक तो आपके सामने हिंदू और अन्य धर्म है, तो उनके साथ उसने अच्छे से समन्वय बनाया। और जो उसके जो विरोधी राजा थे, जैसे राजपूत हो गए, चाहे इधर आपके सामने जो सिंध और पंजाब वाला क्षेत्र है वहां के लोग हो गए, उनके साथ उसने क्या किया, उनकी अधीनता, उन राजाओं को अपने क्या तो जो ज्यादा विरोध करते थे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, कुछ को अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बदले उसने कहा कि भाई मैं बस आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, मैं आपसे ना तो आपको परेशान करूंगा प्रशासनिक रूप से, मुझे कुछ टैक्स भेजते रहना, है ना। साथ के साथ जो लोग नहीं माने भाई, जैसे महाराणा प्रताप जिन्होंने उनकी अधीनता नहीं स्वीकार की, उनके विरुद्ध उन्होंने क्या क्या युद्ध वगैरह लड़े। साथ के साथ उनके खूब खास बात यही थी, वो खुद कम पढ़े लिखे थे, शायद अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपने आसपास जो लोग रखा करते थे प्रशासनिक पदों पर, वो बहुत ही ज्यादा शानदार थे, वो काफी ज्यादा समझदार थे। चाहे टोडरमल हो गए, आपके सामने जो बीरबल हो गए, तानसेन हो गए, है ना, ख्वाजा मुल्ला दो प्याज जैसे उनका नाम है, वो हो गए। तो इस प्रकार के आपके सामने काफी समझदार विशिष्ट लोगों का, जिनका नाम आज तक भी इतिहास में जाना जाता है, उन सब लोगों को अपने पास रखा करते थे। मुगल राज्य का स्वरूप कैसा है? केंद्रीकृत साम्राज्य, मतलब जहां पर आपके सामने सत्ता है वो कुछ लोगों के हाथों में रहती है। चलिए, मुगलों के बाद में आपके सामने लेटर मुगल और मराठाज का जो आपके सामने देखने को मिलता है। नूरजहां कौन थी? जहांगीर काल के प्रभावशाली महारानी क्या थी? जो जहांगीर का आपके सामने काल होता है, उस समय के आपके सामने सबसे प्रभावशाली महिला थी, उनकी रानी थी। उस जहांगीर के आपके सामने नशे पते करने वाला व्यक्ति था, नशे में विलुप्त रहता था, है ना, जो रास लीला वगैरह में ज्यादा अपना वक्त बताया करता था। तो उसकी पत्नी जो नूरजहां है, वो उसके अब्सेंस में क्या क्या करती थी, पूरा साम्राज्य वो संभाला करती थी। और उसने एक नूरजहां जूता आपके सामने नामक एक क्या बनाया, एक पूरा ग्रुप बनाया 4 लोगों का, जहां पे आपके सामने उसके पिताजी हैं, उसका भाई है और एक व्यक्ति और था, उनको रखा, जिससे क्या करते थे भाई आपके सामने वो 4 लोगों के माध्यम से पूरा जहांगीर का जो शासनकाल उसको चलाया करती थी। मुगलों की दक्षिण नीति क्या है? एक्सपेंशन इनटू द दक्कन, दक्कन जो दक्षिण भारत है, कौन सा भारत है? दक्षिण भारत में जो विस्तार की नीति लागू की गई वो कौन सी थी? आपके सामने दक्षिण, मुगलों की दक्षिण नीतियां, दक्षिण में विस्तारवादी नीति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मुगलों की दक्षिण नीति या विस्तारवादी नीति के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। शिवाजी कौन थे? मराठा शक्ति के संस्थापक। शिवाजी को क्या माना जाता है भाई? आपके सामने जो मराठा है, कौन है? जो मराठा है, उनके संस्थापक के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? मराठाओं के संस्थापक के रूप में उनको जाना जाता है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। शिवाजी के शासनकाल की एक विशेषता क्या थी? सशक्त राजस्व व सैन्य व्यवस्था। कैसी आपके सामने व्यवस्था रखा करते थे भाई शिवाजी? अच्छी एक मजबूत सैन्य प्रणाली थी। क्या थी उनके पास? एक मजबूत और सशक्त सैन्य प्रणाली, सैन्य व्यवस्था रखा करते थे। कौन? जो आपके सामने शिवाजी है। क्यों? अष्ट प्रधान भाई इनके सामने, आपके सामने 8 मजबूत सेना
जो इनके मंत्रिमंडल वो रखा करते थे, जिसके सहायता से पूरी राज व्यवस्था को चलाया करते थे। उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुस्लिम भी थे, सभी लोगों को साथ लेकर चलते थे। और वही जो इन्होंने जो भाई महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो अक्सर पहाड़ी वाला क्षेत्र है, तो गुरिल्ला पद्धति के माध्यम से इन्होंने इस्लामी या मुगल हो गए उनको धूल चटाने का काम किया। शिवाजी के बाद में मराठा विस्तार किसने किया? पेशवाओं ने। पेशवा बाजीराव पेशवा हो गए, है ना, इनके द्वारा आपके सामने क्या है, जो मराठाओं के बाद में, शिवाजी के बाद में मराठाओं की जो शक्तियां हैं वो पेशवाओं के हाथ में आई और उन्होंने उसको संभाला। मराठा विस्तार कब तक हुआ? मराठाओं का आपके सामने कब तक मराठाओं ने आपके सामने अपनी विस्तार जो उत्तर भारत पे लगभग राज किया? तो 1761 तक। उसके बाद में वो हार जाते हैं और उसके बाद में इनका पतन देखने को मिलता है। मुगल पतन के कारण क्या थे? कमजोर शासक और प्रांतीय विरोध। क्या था? जो मुगलों का पतन होने के पीछे सबसे बड़ा काम यही था कि उनके शासक कमजोर थे। क्या थे? कमजोर शासक देखने को मिलते थे। क्या देखने को मिलते थे? कमजोर शासक देखने को मिलते थे। और उनका छोटे छोटे जो प्रांत है उसमें उनका काफी ज्यादा विद्रोह होता है। क्या होता है? उनके जो छोटे छोटे प्रांत है उनमें उनका काफी ज्यादा विद्रोह होना शुरू हो जाता है। आगे के जो शासक हैं वो आपके सामने क्या है, कमजोर थे, उतने शक्तिशाली नहीं थे और अन्य क्षेत्रों में उनका विरोध होने लग गया। मुगल पतन से जुड़ा हुआ युद्ध कौन सा है? पानीपत का युद्ध है, 1761 में देखने को मिलता है। अहमद शाह अब्दाली ने जहां पे आपके सामने मराठाओं को और मुगलों को बुरी तरीके से हराया था, यहां पर उसने भाई दिल्ली में खूब रक्तपात मचाया था। समझ में आ गया? चलिए, मध्यकालीन राजनीति का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रीय। लगभग राजतंत्र देखने को मिलता था। क्या देखने को मिलता था? लगभग आपके सामने पूरे देश में राजतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती थी। मध्यकालीन समाज स्तर कैसा था? स्त्रीक सतह का अर्थ मतलब जातिवाद विशेषकर देखने को मिलता था। उच्च कुल समाज में जो आपके सामने उच्च वर्ग हुआ करते थे उससे नीची जातियां देखने को मिलती थी। मध्यकालीन राज व्यवस्था का अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? कृषि। लगभग लोग किस पर निर्भर हुआ करते थे भाई? कृषि पर जनता बहुत ज्यादा निर्भर हुआ करती थी। किस चीज पर? कृषि पर जनता है वो बहुत ज्यादा निर्भर हुआ करती थी। तो मध्यकालीन जो अर्थव्यवस्था है, कौन सी मध्यकालीन अर्थव्यवस्था है, वो अधिकतर किस पर निर्भर करती थी भाई? कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भर करती थी। किस चीज पर? कृषि पर आपके सामने मध्यकालीन अर्थव्यवस्था वो बहुत ज्यादा निर्भर करती है। मध्यकालीन संस्कृति की विशेषताएं क्या है? संस्कृति का समन्वय। किसका? वहां क्या आपके सामने जो संस्कृति है उसका अन्य लोगों के साथ जो समन्वय है वो देखने को मिलता है। मध्यकाल में कला की क्या भूमिका है? राज सत्ता की अभिव्यक्ति। मतलब जो मुगल कालीन सभ्यता देखने को मिलती है जिसमें आपके सामने जो तुर्की हो गई, इस्लामी होगी, इंडो इस्लामिक आपके सामने जो मुगल राज व्यवस्था देखने को मिलती है, जहां पर दोहरी गुंबद लगाना हो गया, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करना हो गया, चाहे संगमरमर का प्रयोग करना हो गया, इन सब चीजों आपके सामने देखने को मिलती है। मध्यकाल की अवधि की बात करें तो 1200 से लेकर 1761 तक आपके सामने इसकी अवधि देखने को मिलती है, जहां पे दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगलों तक। फिर आपके सामने उपनिवेशित काल चलता है, इंपेरिकल रूल, जो अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था। सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर, इससे संबंधित यूनिट 4 के प्रश्न है। मध्यकालीन राज्य का स्वरूप कैसा था? राजतांत्रिक और केंद्रीकृत। मतलब सारी की सारी व्यवस्था है वो राजाओं के द्वारा नियंत्रित की जाती थी और केंद्रीकृत प्रणाली देखने को मिलती थी। क्या देखने को मिलती थी? केंद्रीकृत राजतंत्र की व्यवस्था देखने को मिलती थी। कैसी? केंद्रीकृत राजतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। चलिए, अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोत क्या थे? उस समय अर्थव्यवस्था किस चीज पर टिकी होती थी? कृषि पर। उस समय की जो अर्थव्यवस्था है आपके सामने वो मुख्य रूप से किस चीज पर टिकी होती थी? कृषि पर आपके सामने मुख्य रूप से टिकी हुआ करती थी। समझ में आ गया? तो मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी क्या हुआ करता था उनकी? कृषि। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलता है, अच्छे से कर लेना। मुख्य फसलें कौन सी थी? गेहूं, चावल और गन्ना। उस समय आपके सामने मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी? गेहूं उगाया जाता था, चावल और गन्ना है वो आपके सामने मुख्य रूप से उगाया जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। गेहूं, चावल और गन्ना है वो मुख्य रूप से उगाया जाता था। मध्यकाल में कौन कौन से उद्योग देखने को मिलते हैं? वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योग देखने को मिलते हैं। कौन सा? वस्त्र उद्योग और आपके सामने हस्तशिल्प उद्योग है वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि भाई मध्यकाल में अच्छी कृषि हुआ करती थी तो आपके सामने जो लोग हैं वो कपास वगैरह है ना, जो आपके सामने उससे एक वस्त्र बना करते थे, उसका विदेशों में व्यापार हुआ करता था। मसाले हो गए, चाय हो गए, ये सब चीजें हुआ करती थी जिनको हम विदेशों में बेचते थे। तथा हमारे द्वारा अलग अलग प्रकार की जो पोइट्री का निर्माण हो गया है ना, और कपड़े हो गए, इन सब चीजों का मुख्यतः अपन व्यापार किया करते थे।
समझ में आ गया। तो वस्त्र और हस्तशिल्प का उद्योग है वो मध्यकाल में मुख्य रूप से पनपता है। कौन से काल में? मध्यकाल में मुख्य रूप से यही पनपता है। व्यापार मार्ग भारत को किससे जोड़ते हैं? मध्य एशिया को यूरोप से। किसको किससे जोड़ते हैं? जो मध्य एशिया है। कौन सा एशिया है? मध्य एशिया है, उसको यूरोप से जोड़ने का काम करते हैं। अलग अलग प्रकार के जो व्यापारिक मार्ग हैं उसमें मध्य एशिया को किससे जोड़ा जाता है? व्यापार से जोड़ा जाता है। भारत के जो अनेकों अनेक प्रकार के जो व्यापारिक मार्ग हैं। बैंकिंग प्रणाली क्या थी? उस समय भारत में बैंकिंग प्रणाली देखने को मिलती थी, लेकिन बैंक नहीं हुआ करते थे, साहूकार हुआ करते थे। समाज का एक अमीर तबका हुआ करता था जिनको साहूकार के नाम से जाना जाता है, या जमींदार के नाम से भी, जिनके पास बहुत बड़ी कृषि हुआ करती थी। उस कृषि के सारे वो क्या करते थे? आपके सामने वहां से पैसे कमाते थे और लोगों को ब्याज पर दिया करते थे, जिससे अन्य लोग भी कृषि कर सके, है ना, या अन्य लोगों को कोई जरूरत हो तो वो कर सके। उसके बदले क्या तो वो आपके सामने बेगार करवाते थे, मतलब फ्री में आप लोगों से काम करवाते थे, या आपके सामने उनसे कुछ अनाज वगैरह लिया करते थे। तो उस समय भी क्या थी भाई? बैंकिंग प्रणाली देखने को मिलती थी, लेकिन किसके रूप में? साहूकारों के रूप में। किसके रूप में? साहूकारों के रूप में देखने को मिलती थी। शहरी केंद्र का उदाहरण क्या है? शहरी केंद्र का उदाहरण क्या है? दिल्ली। भाई आपके सामने उस समय प्रमुख शहर कौन सा था? दिल्ली एक प्रमुख शहर के रूप में था। अगले वाला है उलेमा कौन थे? इस्लामी विद्वानों को किसके नाम से जाना जाता है? उलेमा के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? इस्लामिक विद्वानों को उलेमा के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? जो इस्लाम धर्म के अंदर जैसे अपने पंडित जानते हैं ना, ऐसे आपके सामने। उच्च वर्ग कौन से थे? मनसबदार और अमीर। जो मनसबदारी हुआ करती थी आपके सामने, मनसबदारी, जमींदारी, है ना, या आपके सामने सामंतवादी, ये सभी एक ही होते हैं, जिसमें समाज के किसी भी तबके को, या समाज में कोई एक घर परिवार, राजशाही परिवार, जिसको जैसे अजमेर दे दिया कि अजमेर क्षेत्र पे आप राज करोगे, इसके बदले आपके पास क्या शक्ति हुआ करती थी कि आपको जैसे कुछ क्षेत्र दे दिया जाता था, 100 गांवों का क्षेत्र दे दिया, उसके बदले आप वहां पर टैक्स कलेक्ट करोगे, है ना, और अपनी खुद की सेना रखोगे। जब सल्तनत के जो मुख्य राजा होता था उसको जरूरत पड़ती थी तो उसको आपको सेना भी देनी है और उसको कुछ हिस्सा आपको हर साल टैक्स का भी देना होता था। समझ में आ गया? उसको मनसबदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। किसानों को स्थिति कैसे थी? उस समय किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी। क्यों? एक तो उस समय इतने आधुनिक उपकरण नहीं हुआ करते थे। भारत की लगभग कृषि आपके सामने वर्षा पर निर्भर करती है, तो काफी बार अकाल देखने को मिलता था, कभी बाढ़ देखने को मिल जाती थी, और उसके बदले टैक्स है, कर बहुत ज्यादा वसूला जाता था, और लोगों पर टैक्स जो साहूकार हो गए या मनसबदार हो गए, बहुत ज्यादा टैक्स लिया करते थे, लोगों से फ्री में बेगार करवाया करते थे। तो किसानों की स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी भाई, बेकार ही थी, शोषित थी। स्त्रियों की व्यवस्था स्थिति, सीमित अधिकार थे स्त्रियों के पास, ना उनको पढ़ने का अधिकार था, ना समाज में कोई उच्च पदों पर जाने का अधिकार था, ना आपके सामने समाज में वो बाहर जा सकती थी। उनका काम सिर्फ घर पे रहने का, घर पे की व्यवस्था को संभालने का उनके पास काम हुआ करता था। स्त्रियों की स्थिति कैसी हुआ करती थी? सीमित स्थिति थी। कैसी स्थिति थी? सीमित अधिकार, सीमित स्थिति देखने को मिलती है। भक्ति आंदोलन क्या था? भक्ति आधारित जो धार्मिक आंदोलन है उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो भक्ति आधारित आंदोलन है, उसको भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। सूफीवाद का उद्देश्य आध्यात्मिक एकता। सूफीवाद क्या है? जैसे हिंदू धर्म में आपके सामने भक्ति आंदोलन होता है, भक्ति आंदोलन के बारे में बता देता हूँ, सूफी आंदोलन के बारे में बता देता हूँ। भक्ति आंदोलन में क्या था? लोग हैं उनके उस समय समाज में इस्लाम धर्म, जो दिल्ली सल्तनत पे इस्लाम धर्म के लोगों ने आपके सामने राज कर रखे थे, है ना, इस्लामी राजा थे, उन्होंने क्या है, इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए हिंदू मंदिरों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, है ना, जजिया कर लगा दिया वहां के तीर्थ स्थलों पर घूमने के लिए, और अन्य प्रकार के आपके सामने जो हिंदू है उनके ऊपर अनेकों प्रकार के अत्याचार हुए, जिससे क्या है समाज में आपके सामने क्या है, लोग दूसरा धर्म अपनाने लगे। साथ के साथ जातिवाद, जो लोग थे भी उनमें जातिवाद बहुत ज्यादा फैल गया था, नीची जातियों की स्थिति बहुत खराब थी। तो इसको दूर करने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की गई, भक्ति आंदोलन, जिसमें और समाज में पाखंडवाद भी बहुत फैल गया था। लोग अधिकतर आपके सामने यज्ञ हो गया, बलि प्रथा हो गई, है ना, इस प्रकार की चीजों, तीर्थ वगैरह पे ज्यादा जोर देने लग गया और वास्तविक भक्ति वो कहीं पीछे छूट गई थी। तो इसी के लिए एक भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें मीराबाई, कालिदास, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास जैसे प्रमुख कवि और कवियत्री हुए और संत हुए, जिन्होंने समाज को एक आईना दिखाया। उन्होंने समाज में धर्म की वास्तविकता को रखा। उन्होंने कहा कि समाज में ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए आपको यज्ञ, बलि, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ भक्ति के माध्यम से, ईश्वर की स्तुति के माध्यम से, भजन के माध्यम से ईश्वर को
प्राप्त कर सकते हो। अब सूफीवाद क्या है? जो चीज हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन में की, वही चीज आपके सामने सूफी आंदोलन में सूफीवाद के द्वारा की गई, जिसमें ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती की जो आपके सामने दरगाह है वो संत हुआ करते थे। ये सब चिश्ती परंपरा के संत हुआ करते थे सूफीवाद में। जो यहाँ पे शिया और सुन्नी है जो इस्लाम धर्म में, उनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, तो उनको एक करने के लिए कि आपस में नहीं लड़े, इसके लिए एक चिश्ती परंपरा चलती है, जिन्होंने ईश्वर की भक्ति के लिए इन्होंने आराधना, उनकी प्रेम भाव की और समाज के हर वर्ग को बराबरी का हिस्सा दिया। चिश्ती वर्ग ने वो भारत में भी आया, जिन्होंने समाज के जो निचले वर्ग है उसको भी अपने साथ लेने का प्रयास किया, और इनमें कट्टरता नहीं थी, चिश्ती परंपरा में कट्टरता नहीं थी, इसलिए काफी हिंदू लोग भी इससे आकर्षित हुए। तो ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती की जो दरगाह है उस पे हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम सब जाते हैं भैया जी। स्थापत्य कला का क्या योगदान रहा? तो जो मुगल व्यवस्था है उसमें जो अनेकों अनेक राजा हुए, चाहे अकबर हुए, चाहे जहांगीर हुए, चाहे बाबर हुए, जिन्होंने क्या बहुत सी अपनी मीनारों का, किलों का निर्माण किया, जैसे ताजमहल हो गया, फतेहपुर सीकरी के किला हो गया, चाहे आपके सामने लाल किला हो गया, और चाहे हुमायूं की मकबरा हो गया, चाहे बाबर का मकबरा हो गया। तो अनेकों अनेक प्रकार के, बाबर का मकबरा तो खैर पाकिस्तान में, लेकिन उस समय तो हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था सब कुछ। तो उनके द्वारा जो अनेकों अनेक किले, मंदिरों, मस्जिदों का निर्माण कराया गया, जिससे क्या स्थापत्य कला का विकास हुआ। संयुक्त संस्कृति क्या है? हिंदू और मुस्लिमों की जो परंपराओं का मिश्रण होता है उसको संयुक्त परंपरा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? संयुक्त संस्कृति या संयुक्त परंपरा के नाम से जाना जाता है। तो चलो बच्चों, ये था आपके सामने जो पेपर हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया का 1200 से लेकर 1761 तक का मैंने पढ़ाया। कैसा लगा वीडियो? जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।